बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टी10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के ये चंद ही रोज़े जो कि बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं, अच्छे आपके गुजर रहे होंगे। आजकल बाज़ारों में लोग शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं, ईद शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। सो दुआ यही है कि ये जो चंद रोज़े हैं अल्लाह ताला हमें इन्हें अच्छे तरीके से रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इबादत को कबूल अता फ़रमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ ख़बरें भी होंगी, आज के मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट होता है जी टॉप स्टोरीज़। सो आज की पहली खबर क्या है? फाइल सिस्टम से निजात, ड्राइविंग लाइसेंस शनाख्ती कार्ड पर बनेगा। शेख एजाज सेंटर में किडनी ट्रांसप्लांट 3 माह में शुरू होगा। गौहर एजाज का इंसान दोस्त इक़दाम। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। शहरियों को मोबाइल ईमेल करके कार्ड का खाका भिजवाया जाएगा। बस अड्डों पर रश, ओवर चार्जिंग रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। अच्छा जी, सो ये हैं ख़बरें। और इससे पहले जी 9th क्लास का आज फर्स्ट पेपर है, तो तमाम स्टूडेंट्स को गुड लक जो कि पेपर देने जा चुके होंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाले तो सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर अभी है। सो सब स्टूडेंट्स जिनका आज पेपर है जी उनको गुड लक, अच्छे से पेपर करिए और अच्छे नंबर लीजिए। अब आ जाते हैं जी खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुरिन आया। आपने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। ड्राइविंग लाइसेंस जो है शनाख्ती कार्ड पर अब बनेगा। फाइल सिस्टम से निजात हासिल की जा रही है। हमने देखा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत सी आसानियाँ पैदा की गई। ड्राइविंग सेंटर्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा किया गया। फिर टाइम टू टाइम मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियाँ भी हमने देखी जगह जगह पे, लेकिन लोग हमेशा मसाइल का शिकार रहे। अब ये जो शनाख्ती कार्ड पर बनेगा और फिर इससे पहले इकदाम उठाया गया था कि दूसरे शहरों से जो लोग इधर आकर रह रहे हैं उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाएगा। कैसे देखते हैं इमरान इसे? देखिए ना, बिल्कुल पहली बात तो ये थी कि जब भी किसी शहरी ने लाइसेंस बनवाना होता था वो एक स्पेशल दफ्तर जो होता है वहाँ पर जाता था और वहाँ पर जाके सबसे पहले तो उसे जो कड़ा इम्तिहान होता था वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन का होता था कि उसने वहाँ पर अपना आईडी कार्ड जो है, तस्वीर और इसके साथ डोमिसाइल और दीगर जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स है वो उसने पूरे करने हैं। अगर वो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका वक्त भी ज़ाया होगा और उसे वापस जो है वो आना पड़ेगा। ये जो नई पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है और इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो पेपरलेस पॉलिसी थी जो कि पंजाब हुकूमत ने एक अरसा कबल जो है वो कहा था कि जी हम पेपरलेस वर्किंग जो है वो शुरू करेंगे। चलें सेक्रेटेरिएट सतह पे तो नहीं हो पाई, चलें लाइसेंस के हवाले से शुरू हुआ, चलें ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए आईजी साहब के हवाले से, डॉक्टर उस्मान अनवर के हवाले से, तो ख़ास जो चीज़ है इसमें वो मुझे ये भी फ़ील हुई है जो शहरियों के लिए बड़ी सहूलत है कि शहरी जो हैं वो अब एक तो अपनी गाड़ी में जो है वो भी टेस्ट दे सकेंगे, क्योंकि नॉर्मली शहरियों की शिकायत ये रहती थी कि जो वहाँ पर ड्राइविंग सेंटर में गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर उनको प्रैक्टिस नहीं होती उन गाड़ियों की, और उन गाड़ियों के भी कई मसाइल जो हैं वो होते थे। ये शिकायत जो है वो शहरियों की होती थी। दूसरी बात यह है कि अब शहरी को एक स्पेसिफिक जो दफ्तर होता है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने एरिया में, अपने ज़िले में जो भी ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है या जो खिदमत मराकज़ बनाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, वहाँ जाकर वो आसानी से अप्लाई जो है वो कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल दरामद जो है वो भी हो जाए। सही दुरिना है, आप क्या ऐड करना? बिल्कुल, देखें ये एक इनकलाबी काम है और इससे पहले किसी भी आईजी ने इतनी तवज्जो नहीं दी ट्रैफिक पुलिस के मसाइल पर। हमेशा उसने पॉलिसिंग पर जोर दिया है, अपनी लॉ एंड ऑर्डर पर जोर दिया है, लेकिन ट्रैफिक इशूज़ पे जितना इस निगरान गवर्नमेंट की एम्फेसिस है और इसके साथ आईजी पंजाब ने इसके अंदर जितने रेवोल्यूशनरी इकदाम उठाए हैं इससे पहले हमने नहीं देखे। ख़ासतौर पर जब आपने जिक्र किया कि एक शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, पंजाब सूबे का शहरी है, और अगर वो पंजाब के किसी भी ज़िले में जाके बस जाता है नौकरी के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, तो उसको क्या मजबूरी है कि अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहे तो फिर वापस कई 100 किलोमीटर दूर करके पीछे जाए और फिर अपना टाइम का खर्च करे।
जब ऑनलाइन सिस्टम है आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बिल्कुल करनी पड़ी, बहुत करनी पड़ी। और उस वक्त सिर्फ एक जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता था उसका अपना स्वाबदीदी इख्तियार होता था कि वो जिसको अलाउ करता था किसी भी ज़िले को तो उसको मिल जाता था लाहौर का लाइसेंस, अदरवाइज नहीं मिलता था। हमने इतनी मेहनत की, हमने अपना टेम्प्रेरी एड्रेस जो है पहले लाहौर का कराया आईडी कार्ड पे, फिर आईडी कार्ड का लाहौर पे जब टेम्प्रेरी एड्रेस हो गया तो फिर हम एलिजिबल हुए, फिर एलिजिबल होके फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे आए और फिर वही लंबा चौड़ा मसला। पहले बहुत अच्छा किया इन्होंने कि अगर कंप्यूटराइज आपके पास आईडी कार्ड है, आप पंजाब के किसी भी ज़िले के शहरी है तो किसी भी ज़िले से आप पाकिस्तानी आईडी अपना हासिल कर सकते हैं ट्रैफिक की। और दूसरी बात कि पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में या ये होना चाहिए कि आपकी जो आईडी है वो आपका सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं होना चाहिए, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एज आईडी कंसीडर होना चाहिए, आपका पासपोर्ट भी एज ए आईडी कंसीडर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमने हर एक चीज़ के लिए अलग शनाख्त, हमारी अगर आईडी है तो अलग शनाख्त है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको वो कंसीडर नहीं करते ये आपकी आईडी है जी, वो कहते हैं नहीं ये सिर्फ ट्रैफिक परमिट है। अगर दूसरी बात की जाए तो आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो वो आपकी अलग आईडी है, हालांकि जो आपके कवाइफ हैं वो सब पे सेम होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वही है, आपका ख़ानदानी नंबर भी वही है, आपका आईडी नंबर भी वही है, तस्वीर भी वही है, वल्दियत भी सब सेम है। तो फिर मुझे बताएं क्या ज़रूरत है कि आपकी सिंगल आईडी लाओ। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे एक तो ये जो माफिया है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंसों के बाहर बैठा है और आपसे हज़ारों के जो रुपए लेता है फाइल बनाने के, तो उसका खात्मा होगा। और सेकेंडली कि आपने कभी वो फाइल बनवाई हो तो देखें उसमें 3-4 कागज़ होते हैं, उसकी ज़्यादा हैसियत भी कोई नहीं होती। एक डॉक्टर का फॉर्म होता है, वो किसी भी डॉक्टर ने आपको ना चेकअप करता है ना वो आपके अंदर सारे मामला देखता है और आपको जी फिट करार देके आपको कहता है जी कि आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो गया। उसके बाद आपकी 2 तस्वीरें लगती हैं, आईडी कार्ड लगता है, चीज़ें वही लग रही हैं बिल्कुल ऐसे। और वो 2 तस्वीरें जो लगती हैं उसका हासिल कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अंदर जाके बायोमेट्रिक भी देना है और तस्वीरें फिर खिंचवानी है। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो है काम, ये वाकई बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी कदम है और इस पे निगरान हुकूमत और आईजी में मुबारकबाद को मुस्तहिक है। बिल्कुल, और हम दुआ गो भी हैं कि जल्दी लोगों तक इसके समरात पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली लोगों के लिए लाइसेंस बनवाना, बहुत सारे लोग तो हमें कहते रहते थे जी लाइसेंस बनवा दें या टाइम ले दें, बिल्कुल ना, तो वो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए ये। खैर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ जाएंगे और ये खबरें शेयर करके मुझे एक्चुअली खुशी इसलिए होती है कि कुछ खबरें, कुछ अनाउंसमेंट, कुछ मंसूबे जो कि ख़ास तौर पर इंसानी फलाह के होते हैं वो सिर्फ कागज़ों की अखबारात की हद तक महदूद होकर रह जाते हैं, उनकी अनाउंसमेंट तो हो जाती है। लेकिन जब बात आती है कि गौहर एजाज साहब की जानिब से इन चीज़ों का ऐलान किया जाता है तो ये हमें हकीकत के रूप में और जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उसमें नज़र भी आते हैं। अच्छा जी, शेख एजाज डायलिसिस सेंटर में किडनी ट्रांसप्लांट 3 माह में शुरू होगा। इससे पहले शेख एजाज ट्रस्ट की जो खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान जी बिल्कुल, देखिए जी बड़ी अच्छी बात है और वाकई बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसी कोई चीज़ हम देखते हैं कि ऑब्वियसली जैसी सहूलियात हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में वो आपके सामने हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो दस्तयाब तो होती हैं, लेकिन उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं इलाज मुआवजे की कि आम आदमी जो है वो बेचारा नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता। और ज़्यादातर जो बेचारे गरीब लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं। आप देख लें सर्विसेज हॉस्पिटल देख लें, जिन्ना देख लें, गंगाराम देख लें, वहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो आपको ऐसे नज़र आएंगे जो बेचारे अपना इलाज मुआवजा जो है वो फ़ौरन नहीं कर सकते। लेकिन अब जब से ऐसे मुखैर हजरात जो हैं वो अटैच हुए हैं, वटेवर सर्विसेज हॉस्पिटल है, गंगाराम है या जिना हॉस्पिटल है, तो फिर ऐसे लोग भी इलाज करवाने वहाँ पर जाते हैं जो इस्तात रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, लेकिन वो भी यहाँ आते हैं चूँकि उन्हें पता है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में कैपेसिटी है, मशीनें जो हैं जो मौजूद हैं, ये नहीं कि जो ख़राब है उनकी बात नहीं कर रहा, जो मशीनें मौजूद हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है और जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो है वो काफ़ी माहिर है। और स्पेशली अगर गौहर एजाज साहब के हवाले से बात करें तो ये एक अरसे से जिना हॉस्पिटल के साथ जो है वो वाबस्ता हैं और उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम जो हैं वो कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि काफ़ी अर्सा कबल जो है वो इन्होंने यहाँ पर पहले डायलिसिस जो है वो गुर्दों के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये काफ़ी पुरानी बात है और ये एक अरसे से सिलसिला जो है वो चल रहा था और ये शेख एजाज डायलिसिस सेंटर जो है
इसी के तहत जो है वो चल रहा था और तकरीबन 50 करोड़ की लागत से जो है ये बनाया गया था। और उसके बाद अब जो है वो अब ट्रांसप्लांट की तरफ जो है वो अमल जो है वो जा रहा है। आप यकीन जानें कि ये किडनी ट्रांसप्लांट है ये काफ़ी महंगा इलाज है। और आई थिंक ये सिर्फ शेख जायद में हो रहा था। शेख जायद में भी आप देखें तो उसमें भी आप यकीन जाने आपने भी कई ऐसे केसेस जो है वो सुने होंगे कि वो कामयाब नहीं होते, कामयाब नहीं होते। हालांकि इक्का दुक्का जी बिल्कुल, हालांकि वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी माहिर हैं, लेकिन डोंट नो कैसे जो है वो बात वहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि स्पेशली शेख एजाज डायलिसिस सेंटर के हवाले से अगर बात करें, इन्होंने जब वहाँ पर डॉक्टर लेकर आए तो जब इंट्रोड्यूस करवाया गया ये डायलिसिस सेंटर, तो इन्होंने बताया कि माहिर तरीन डॉक्टर जो हैं उनकी खिदमत जो है वो हासिल की गई हैं। जो डायलिसिस सिस्टम है उसको भी हमने विज़िट किया है, वो भी बेहतरीन है। तो ये शहरियों के लिए, स्पेशली आम शहरियों के लिए या पूरे पंजाब के जो रिहायशी है, गरीब और मतवसत तबका है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और बाकी अस्पतालों में तो हम देखते हैं कि टाइम ही नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है। और फिर सरकारी अस्पतालों में जो सफाई सुथराई के हालात हैं, यहाँ पर हमने जो देखा है डायलिसिस सेंटर, सफाई अमला, मतलब आपको हर चीज़ परफेक्ट मिलती है। दुर्रे नायाब जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खुशियत यही है कि आपकी जो कॉस्ट है, आपके जो ऊपर अखराजात आ रहे हैं, वो शेख एजाज जो ट्रस्ट है वो खुद बेयर कर रही है। वो बाकी ट्रस्ट की तरह नहीं है कि अगर कोई पेशेंट आ गया है तो पहले आपने उसको देखना है कि जी वो हमारे म्यार पे पूरा उतरता है, और फिर आपने 100 गवाहियाँ लेनी है कि जी वो डिजर्व करता है, फिर आपने 100 किस्म के ट्रीटमेंट, फिर आपने उम्र का एक हिस्सा रखा हुआ है कि अगर इस उम्र तक के पेशेंट आएंगे तो हम काबिल कबूल करेंगे, बाकी हमारी तरफ से अल्लाह को प्यारे हो जाए। तो इस तरह के 22 किस्म के डिसीजंस नहीं है। हमने खुद भी वहाँ जाके देखा है कि एक तो आपसे वहाँ पे किसी किस्म की कॉस्ट वसूल नहीं की जाती, ख़ास तौर पे स्टाफ के लिए, ख़ास तौर पे वहाँ पे सफाई सुथराई के लिए, आपकी जितना भी इक्विपमेंट लगाए उसके लिए। वहाँ पे सिर्फ पेशेंट अगर आ जाता है और वो उनके सिस्टम पे एनरोल हो के अपना ट्रैक पर चढ़ जाता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से शिफा भी हासिल कर लेता है। और इसमें ना शिफा का बड़ा एक सिंपल असूल है, आपकी नीयत ठीक है तो आपके हाथ में भी शिफा है। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो आपके हाथ में शिफा नहीं रहती, ये कुदरत का एक असूल होता है। बाकी जो खिदमात वहाँ पे दी जाती हैं, जिस हिसाब से जिस तरह से वहाँ पे डॉक्टर्स को, अमले को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिस को अप्रिशिएट किया जाता है और मंथली बेसिस पे बोनसेस दिए जाते हैं, तो फिर वो क्यों ना काम करें। ये तो बेसिक चीज़ है। अगर आपने डॉक्टर से, मेडिकल स्टाफ से काम लेना है तो आपको उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज या उनको हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। अच्छा दुर्रे नायाब, आप ये भी चीज़ देखें कि गौहर एजाज साहब ने कल जब ये इवेंट हुआ है जिन्ना हॉस्पिटल में, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये जो शेख एजाज ट्रस्ट है उसने ये किया, उसने वो किया, ये उसकी फंडिंग की वजह से ये हॉस्पिटल जो है वो बेहतर हुआ या ये जो डायलिसिस सेंटर है ये बेहतरीन बना। उन्होंने सीधी और डायरेक्ट बात ये की कि हमारे इस प्रोजेक्ट की कामयाबी जो है वो डॉक्टर्स और हमारा जो तिब्बी अमला है वो है। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप अपने देखिए ना, हम जिन्ना हॉस्पिटल में गए, पहले इन्होंने वहाँ पे लवाहिकीन जो आते हैं, जो वरसा आते हैं, जो मरीज़ के साथ ईमानदारी करने बेचारे गरीब मुल्कों से, शहरों से आते हैं, उनके लिए वहाँ पे उन्होंने पहले एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। वो वहाँ पे रहें, वहाँ पे पूरा सिस्टम में बैठें, रात को सोएं और खाना भी खाएं, ठीक है। इसी तरह मरीजों के लिए वार्ड टू वार्ड खाना फराहम करने का सिस्टम शुरू किया। और ये जो डायलिसिस सेंटर था ना, ये एक बहुत छोटी सी जगह पे था। इसके साथ इन्होंने पूरी की पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और पूरी कई मंजिला बिल्डिंग, मैं उसकी रेनोवेशन जब हो रही थी, मैं उस वक्त गया था वहाँ पे, तो बड़ा खूबसूरत काम हो रहा था। ये पुरानी बात है, साल इसको हो गया है। तो उसके बाद अब तो ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और उस वक्त ये कहा करते थे कि मैं ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर राइज करूँगा, जिसमें किसी भी गरीब को, मुस्तहिक को वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी जो दूसरे ट्रस्ट पर उठानी। बड़ी बात ये है कि वाकई गरीब के लिए परेशानी। उस वक्त से ये काम ऐसा चला, इतना खूबसूरती से चला, तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला दिल तो सबको देता है, लेकिन जज्बा देना और साथ उसको मुसलसल उस जज्बे में रखना, चाहे आपके मुल्क की हालात जो भी हों, चाहे आपके ताजरों के साथ जो हुकूमत जितने भी जुल्म सितम कर ले और जिस तरह भी आपके मौशी हालात हों, लेकिन आप एक खिदमत का जो सिलसिला चलाना शुरू कर देते हैं ना, फिर आप हर किस्म के रिस्क कॉस्ट को चलाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, इस पर पूरी इनकी टीम, इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं गौहर एजाज साहब के, और जितने भी इनके दोस्त हैं, चाहे वो PIC में काम कर रहे हैं, चाहे वो जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, वो यकीन करें वो बहुत ज़्यादा ही मुस्तहिक है कि उनको जो है काबिल तहसीन समझा जाए और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए। बिल्कुल ऐसे। बाकी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ये तो बात की बात जिन लोगों का काम है वो जितना हेल्थ के सिस्टम का बेड़ा गर्क करके गए हैं वो आप लोगों के सामने ही है। लेकिन हम दुआ गो हैं
कि अल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं करना चाहता था, चलें आपने एंड कर दी बात। नहीं, अब हकीकत है ना, उसको बंदा क्या कह सकता है, हम तो पहले ही मशहूर है, हकीकत से आप आंखें तो नहीं चुरा सकते हैं। अब हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कुछ अस्पतालों में बेहतरी आती है तो वो इन्हीं मुखय्यर हजरात की मरहून मिन्नत होती है। चलिए जी, हम दुआ गो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। वैसे तो अल्लाह ताला अस्पतालों से सबको दूर रखे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी खबर ये है जी, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। शहरियों को मोबाइल या ईमेल करके कार्ड का खाका भिजवाया जाएगा। एक्साइज से हमें जो भी इकदाम पहले तो उठाए गए नज़र आते हैं शहरियों की सहूलत के लिए, वो सहूलत नहीं होती क्योंकि वो अनाउंसमेंट की जाती है, उसके मसाइल इतने ज़्यादा टेक्निकल निकल के आते हैं कि वो वहाँ का वहाँ ही सिस्टम उनका जवाब दे जाता है और वो सिलसिला रुक जाता है। हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें हैं जी, कहीं स्मार्ट कार्ड की सूरत में और आज तक लोग परेशान हैं, नंबर प्लेट्स तक लोगों की नहीं बन पा रही हैं, तो ये तो बहुत आगे की बात है। दुरे नायाब आपसे आगाज़ करें। अच्छा, पहले एक्साइज हमसे पूछ लेना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं। Exactly. उनको बिठा के पहले पूछ लें कि आप कोई बारी उजरत में कोई फैसला तो तजुर्बाती तौर पर हर काम शुरू करके बैठ जाते हैं। काम शुरू भी नहीं करते, आप पूछ लें कि जी आपका ज़ेन क्या है, आपने करना क्या है, ठीक है जी। उसके बाद मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह के अब हमारे सीएम है वो एक दिन पूछ ही लेंगे कि पहले आप ये फैसला कर लें हमने करना क्या है। आप देखें ना, आपने सही बात की कि पहले तो 100% क्या 50% ये आपकी प्लेटें डिलीवर नहीं कर सके, फिर कार्ड्स की डिलीवरी के कई मुआहदे मनसूख कर दिए कि उससे डिलीवर नहीं हो रहा, उससे डिलीवर नहीं हो रहा। अब शहरी घर आ जाए, फिर शहरी जो है वो स्पीड मनी दे के एजेंटों के हाथ जलील हो के अपने कार्ड और प्लेटें हासिल करते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और मेरा तो ख्याल है ये सिस्टम जान के नहीं बनने देते, वरना तो एजेंट्स का और अंदर जो पैसे पहुंच रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। और मैं तो आपको कई दफ़ा पहले भी कहा है कि मैंने तो ज़ाती तौर पे कोई रिक्वेस्ट करके किसी को कोई दे दिला के अपनी जो है अजीज़दारों की चीज़ें जो है वहाँ से रिसीव कराई हैं, तो इतने बुरे हालात हैं वहाँ पे। और चंद एक लोग काम करने वाले हैं, उसके अलावा तो वहाँ पे काम भी करने वाला कोई नहीं। अब इन्होंने डायरेक्टर्स जितने भी एक्साइज के थे ईटीओ से सबका तबादले भी कर दिए कि चलो जो जहाँ जितनी देर बैठा है उसके अगर जड़ें बन गई और वो काम को नहीं चलने दे रहा तो आगे चला जाए। अब मुझे ये बताएं कि इस जिद्दत के दौर में ये या तो इंस्पायर हो जाते हैं आईटी के शोबे से, या कोई इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड की, उसके बाद इनको याद आता है कि वो डाटा था, वो स्कैम वो कर रहे थे और जो कंप्यूटर पे देख रहे थे गाड़ियाँ किधर मूव हो रही हैं, ऊपर से डाटा आईडी कार्ड हर चीज़, या तो ये वो देखते रहते हैं। इनके अंदर प्रैक्टिकल वर्क कोई नहीं है। भाई आपके पास अगर एक कार्ड रेडी हो गया है, आपने उसका कार्ड का डाटा जिस तरह पहले से आ रहा है और आपने उसकी तस्दीकी अमल जो है, एक रसीद आती है आपको ऑनलाइन आती है या व्हाट्सएप पे आ जाती है, आप उसके अगेंस्ट PS ID जनरेट होती है, आप उसके अगेंस्ट बायोमेट्रिक करवाते हैं और उसके पैसे जमा करवा देते हैं ऑनलाइन ई-पे पे। तो उसके बाद अगर कोई उस पर भी तस्दीक नहीं कर सकता कि मेरा नाम ठीक है, मेरा एड्रेस ठीक है, जो गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है वो ठीक है, हर चीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन ठीक है, और फिर वो अपने जाके बायोमेट्रिक देता है किसी भी शॉप से और अपने ई-पे पे जाके अपने पैसे जमा करा देता है, तो मुझे बताएं इस फर्जी दिलासे के लिए क्या हासिल है कि जी मैं कार्ड सिर्फ अपने मोबाइल पे देखता रहूँ कि हाँ मेरा फर्जी खाका बन गया जी, क्या बात है जी, मेरे पास एक सॉफ्ट कार्ड पड़ा है और कल को अगर मोबाइल हैक हो जाए या मोबाइल क्रैश हो जाए तो वो सॉफ्ट कार्ड भी गया। तो भाई ये इन इकदाम से आपको हासिल क्या है, 300 रुपये कॉस्ट आती होगी, 250 रुपये कॉस्ट आती होगी, आपका जो प्लास्टिक कार्ड है बेहतरीन कार्ड आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। हम ऑफिस से कितने अपने सर्विस कार्ड बनवाते हैं, गुम हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, कितना को दे 5 मिनट लगते हैं, आपसे वो भी नहीं हो पा रहा। और आपकी इतनी पुअर सर्विस है, इतनी पुअर सर्विस है कि अगर आपने एक कार्ड रिलीज कराना है, ये भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अगर आपने एक कार्ड रिलीज कराना है 100 सिफारिशें 100 जुगाड़ों के बाद, तो वो एक 800 कार्ड का बैच होता है पूरा, वो 800 कार्ड का बैच पूरा रिलीज होगा, वो पूरा प्रिंट होगा, तो फिर वो एक कार्ड निकलेगा। अब ये हमें चीज, अब ये किस्मत है कि अगर डीजी एक्साइज की या सेक्रेटरी एक्साइज की या गवर्नमेंट के किसी प्रोविंशियल मिनिस्टर की सिफारिश आ जाए, तो उस बैच में जो 799 मुस्तफीद होंगे उनकी किस्मत है कि वो उनकी किस्मत खुल जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं होना। और ये भी वंस अपॉन अ टाइम होता है, रोज रोज तो होता नहीं है। तो इतने क्रिटिकल हालात के बाद एक्साइज सर्व कैसे कर रहा है, मुझे तो ये हैरानी है। और अभी ये एक पहलू है, सर्व तो कर ही नहीं रहा, बस पैसे ही बटोरी जा रहा है। अभी ये एक पहलू है, अभी एक्साइज और पता नहीं कितने कितने, आपको याद है कि अभी ये इन्होंने पीछे ज़मान पार्क में भी एक नोटिस किया एक्साइज का, तो इनको याद नहीं था, ये भूल गए थे। नहीं जी, आम शहरी को तो हर साल 6-6 नोटिस आते हैं कि जी आपका इतना एक्साइज टैक्स ड्यू हो गया है, घर का टैक्स ड्यू हो गया है, अब इतने दिन बाद ना जमा कराया तो हम इतना जुर्माना डाल देंगे। लेकिन जो है इनका काम जो है ना वो समझ से बाहर है। ऐसे ही है जी। देखें जी, एक्साइज को
फ़ैसलों की बजाय अमली इक़दामात की ज़रूरत है, और ये तो एक्साइज़ के लिए मैंने बताया। अब गवर्नमेंट को भी एक हम मशवरा देते हैं कि गवर्नमेंट को एक्साइज़ की ट्यूनिंग की ज़रूरत बाकी सारी चीज़ें आपने भी जो है वो इंट्रो में बता दी, दुर्र नियाब ने भी बड़ा ब्रीफली जो है वो बता दिया है। दुर्र नियाब की एक बात जो है वो मैं यहाँ लाजमी बताना चाहूँगा। दुर्र ने जो बताया ना कि भाई अब ये जो है वो कार्ड शहरी ख़ुद प्रिंट करवाएगा, इससे उनको क्या फ़ायदा। वो आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद एक बाइक ख़रीदी थी जो कि अभी भी मेरे पास मौजूद है। उसको आई थिंक कोई 4 साल हो गए हैं, अभी तक वो नंबर प्लेट्स मेरे घर नहीं आ सकी, और मैं खुद चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। और मैंने जो है वो खुद से बनवा के वो लगवाई हुई है नंबर प्लेट, जो ओरिजिनल जैसी है, लगवाई, नंबर ठीक है, लगवाई हुई है, और मैं चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ भाई। अच्छा, ये करते क्या है, जब आप फाइल जमा करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं ना नंबर के लिए, ये आपसे पैसे ले लेते हैं नंबर प्लेट्स के, लेकिन आपको देते नहीं, ठीक है। एक तो ये इस तरफ से रेवेन्यू जनरेशन जो है वो करते हैं। दूसरा आप ये देखें कि ये जो कार्ड प्रिंट करते थे, जो कि लाखों की तादाद में होते हैं, अब उसके भी पैसे बचेंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जी जो वर्चुअल कार्ड है ये जब हम देंगे ना शहरी को, तो शहरी खुद ही प्रिंट करवाएगा, हाँ। और खुद ही निकलवा के अपने पास रखेगा। खुद परिजिम्मा हो गया कि भाई हमें छोड़ दें, आप हमें रहने दें, और उनका सैंपल लेके वो जितने मर्जी उस पे फौर्जरी कर ले। आप यकीन और कार्ड की फीस ये जरूर ले लेंगे ना। हमें लोग जब कहते हैं ना कि भाईजान ये काम है, तो हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह करें, बताएं। नॉर्मली मैं अक्सर दुर्र नियाब को भी यही कहता हूँ, और मैं दुर्र नियाब को ये कहता हूँ कि यार दुर्र नियाब, हमारे ना अपने काम नहीं होते, लोगों के हो जाते हैं। ऐसे ही है, मतलब हमारा अपना कोई काम नहीं होता, लोगों के हो जाते हैं। अच्छा, लोग जब हमें कहते हैं ना कि यार कोई काम है करवा दे, हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह करें। जब वो कहते हैं ना कि एक्साइज से रिलेटेड काम है, मैं कहता हूँ भाई ये देखो, वहां से पता है आपका कराना है, मुझे टाइम कम है, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब उनकी बात कर लेते हैं जो ईदी बनाने के चक्रों में और खूब अपना सीज़न लगाने के चक्रों में। माह रमज़ान में भी लोगों ने लगाया। अब जी लोगों ने जिन्होंने जाने अपने आबाई शहरों को वापस परदेसियों ने 1500 का टिकट 2500 से 3500 तक वसूल किया जा रहा है। ओवर चार्जिंग रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया गया है। हमेशा हम देखते हैं ये स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए जाते हैं, बावजूद इसके ओवर चार्जिंग भी होती है, ओवरलोडिंग भी होती है। इमरान देखिए ना, महकमा ट्रांसपोर्ट और ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इतने सालों में अभी तक ये ओवर चार्जिंग को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज़्म जो है वो नहीं बना पाए। हर साल जो है छोटी बड़ी ईद पर जो है वो शहरी जो बेचारे परदेसी होते हैं वो अपने घरों को जाते हैं, और वो मजबूर होते हैं, क्योंकि आपको पहली बात और हर किसी की मजबूरी होती है, उनको एंड वाले टाइम पे जाना होता है, तभी रश होता है, छुट्टियां जब मिलती हैं ना, बेचारे कारोबार के लिए यहाँ पर आते हैं, जब वो बेचारे फ्री होंगे तो तभी उन्होंने वापस जाना। और हर किसी की कोशिश होती है कि पहली बस पकड़ के ही अपने घर जो है वो चला जाए। कोई सजेशन दे दें? सजेशन जी देखिए, ये स्क्वाड जो है ये बनते रहते हैं, इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप स्क्वाड बनाने की बजाय टोल फ्री नंबर जो हैं वो दें और उसकी प्रोजेक्शन करें, ताकि हर शहरी हर परदेसी को पता हो कि अगर उसे ज़ायद किराया वसूल किया जा रहा है तो वो एक तस्वीर खींच के भिजवा दे, या एक फ्री कॉल जो है वो करके बता दे कि यहाँ पर ये सूरत है। आप एक सजेशन चाहिए मुझे। अच्छा, आप सिर्फ रेलवे जैसे टूटे फूटे निज़ाम का ही टिकट सिस्टम ले लें, कम से कम ओवर चार्जिंग तो नहीं है ना। जितनी सीट्स हैं आप टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, खरीदते, खत्म हो जाती है। ये बसों का तो वैसे ही झंझट है ना, ट्रेन से सबक इनको। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब दूसरा बंदा जो है रमज़ान में भी और रमज़ान से पहले भी मैदे के मसाइल का शिकार है। अब हमारी ईटिंग हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है। रमज़ान में तो वैसे ही माशाल्लाह हमने खूब तली हुई चीज़ें खाई हैं, और वो हम कहते हैं कि जी रमज़ान की बरकतें ही होती हैं और रौनकें ही होती हैं, लेकिन एक्चुअली हमने देखा कि लोग सिर्फ खाते नहीं हैं बल्कि हाथ साफ़ करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि हम साथ साथ मशरूबात का इस्तेमाल भी करते हैं, ठंडा गर्म भी, चाय, इसके साथ आजकल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा भी है तो ठंडा भी एकदम बहुत ज़्यादा पी लिया, ऑयली चीज़ें भी खा ली।
अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी मैदे में जलन, तेज़ाबियत, ब्लॉटिंग फील होती है, बहुत ज़्यादा तबीयत अपसेट रहती है और ये हर एज ग्रुप में मसला है। सो इसके लिए एहतियात आपको क्या बरतनी है, और ये सिलसिला शुरू हो जाए तो ये थमता नहीं है, आपके लिए आगे जाकर मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं। कुछ अलामात भी आपसे ज़िक्र करेंगे, कुछ इलाज भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, और सबसे पहले बात होगी एहतियात क्या आपने बरतनी है। हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यू हॉस्पिटल, गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने भी ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रमज़ान से पहले भी बहुत सारे लोगों का इश्क है, रमज़ान के बाद बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग असल रोज़े का मकसद भूल जाते हैं और जितना सारा टाइम हम भूखे रहते हैं उसके बाद हम 3-4 घंटे अफ्तारी की तैयारी में भी लगा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले ये कि रमज़ान एक कीमती महीना है और इसमें ये सोच जो है कि हम अपना खाना खा के या सहरी करके रोज़े को गुजार लेंगे, ये कॉन्सेप्ट सही करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी आप चाहे गले तक खुराक भर लें, चाहे जितना मर्ज़ी खा लें, एक दफ़ा 14 से 15 घंटे में मैदे ने खाली होना है और दिमागी ताकत से ही ये रोज़ा निभना है, बजाय इसके कि पेट भरने से। अब तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ओवर ईटिंग जो हम करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे नंबर पे यह है कि ओवरऑल हमने देखा है कि रमज़ान से पहले भी कुछ लोग मैदे की शिकायत कर रहे होते हैं, जिसमें सीने की जलन है, IBS के पेशेंट्स हैं, और 20 से 25% लोग अच्छा, नॉर्मल 3 टाइम खाना खाने वाले लोगों का भी मसला है, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते हैं नॉर्मल खाना। जी, लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो 11 महीने नॉर्मल है उनका पेट मोर और लेस, और 12वें महीने में रमज़ान में आके स्ट्रेस की वजह से, अपनी चेंज हैबिट की वजह से वो उनका पेट ख़राब होता है। दूसरे वो लोग हैं जो बेस लाइन भी थोड़ा बहुत मैदे की शिकायत कर रहे होते हैं 11 महीने पूरे, इसमें IBS के देखें 25% लोग हैं, गर्ड या सीने की जलन के 20-25% लोग मुतासिर हैं। इसी तरह कब्ज़ का बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, गैस्ट्रो के मसले हैं, इसके अलावा अल्सर की तकलीफ़ है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी गंदे पानी का जरासीम है। तो ये लोग थोड़े बहुत मसाइल का शिकार 11 महीने से हो रहे होते हैं, और जब रमज़ान का स्ट्रेस आता है तो बैलेंस ट्रिप हो जाता है। दूसरे सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो 11 महीने ठीक रहते हैं और रमज़ान में बीमार क्यों हो जाते हैं। ये एक फ़िनोमेना समझने के लिए हमें ज़रा ये गौर करना पड़ेगा कि रमज़ान में हो क्या रहा होता है। रमज़ान में हो रहा होता है जी कि हम कुछ घंटे 14 से 15 घंटे खाली पेट रह रहे होते हैं, और कुछ घंटे जिनमें से 8 से 9 घंटे हमें खाने पीने की इजाज़त होती है। इस पे जब हम मिडल ऑफ द नाइट उठ के खा रहे होते हैं तो हमारी टाइमिंग खाने की बदल जाती है, हमारी क्वांटिटी बदल जाती है। हम जो जितना रूटीन में हम खा रहे होते हैं, ख़ासतौर पे इफ्तार के वक्त और बाद सूरतों में सहर के वक्त, वो ओवर ईटिंग के ज़ुमरे में आता है। तो इस हिसाब से हम क्वांटिटी ऑफ फूड बदल गई, और हमारी जो टाइमिंग है फूड की वो बदल गई। टाइमिंग से बदलने से हमारा सोने जागने का मामूल भी थोड़ा सा शुरू में, ख़ास तौर पर रमज़ान के पहले अशरे में, ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइमिंग का हाजमे के अमल से ताल्लुक है, सोने जागने का हाजमे के अमल से ताल्लुक है, तो वो भी डिस्टर्ब हो गया। फिर टाइप ऑफ फूड बदल गया। जो 11 महीने हम नहीं खा रहे, जिस तरह पकौड़े हैं, समोसे हैं, जलेबियां हैं, स्ट्रीट फूड है, और इस तरह पराठे हैं, वो हम 12वें महीने में खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो टाइप ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, इसके साथ टाइमिंग ऑफ फूड, तो ये सारा पैटर्न चेंज होता है। और उसके ऊपर जब सुपर एडिट जो है हमारा जल्दी जल्दी खाने का अमल है, क्योंकि याद रहे कि खाना जब हम चबा के खा रहे होते हैं तो उससे हाजमे का अमल चबाने के दौरान ही शुरू हो जाता है। देखिए, अब ये इतना अहम पॉइंट है कि हम इसको नज़रअंदाज कर दें। जल्दी हो रही होती है, टाइम हम ज़रा देर से शुरू करते हैं, या सहरी ख़त्म होने का सिलसिला होता है, या अफ्तार के वक्त ये ख़तरा होता है कि खाना ख़त्म ना हो जाए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ लोग कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी नमाज से पहले जितना खा सकते हैं जल्दी जल्दी खा लें तेजी। जी, तो इस तरह से ये जो स्ट्रेस आता है क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइप और टाइमिंग के हिसाब से, वो पेट को और मैदे को और आंतों को मुतासिर करता है। उसकी वजह से मैदे में पहले अशरे में ख़ास तौर पे हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रो के पेशेंट्स, पेट दर्द की, वॉमिटिंग के, कॉन्स्टिपेशन के, और इस तरह के सीने की जलन के मरीज़ों की लाइनें लगी हैं। सही। सो अब हमने एहतियात क्या करनी है, मुझे सिर्फ ये बता दें। ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। बचने का ज़रूरी बचना क्यों है, सबसे अहम चीज़। जब घर का एक फ़र्द बीमार होता है तो आप गौर करें कि घर का सारा मामूल डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो।
तो जब सारा मामूल डिस्टर्ब होता है तो गिनती के 30 दिनों का जो सिलसिला है, इसमें डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं, तो बहुत सारा कीमती रमज़ान, कीमती वक्त रमज़ान का जो इबादत के लिए मुख्तस है वो हमारा डिस्टर्ब होता है और पूरी फैमिली का होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस रमज़ान के महीने को थोड़ी एहतियात के साथ गुजारा जाए ताकि उसकी कीमती लम्हात का हम मजहबी लिहाज से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे अहम ज़रूरी है कि अपनी सेहत के अलावा अगले साल के इंतज़ार, लोग सारा साल रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो बीमार होकर इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अहमियत तो इसकी ये है, कैसे बचा जाए। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो आपकी सहरी है उसको अगर नाश्ते के तौर पे लिया जाए और रात के खाने को अफ्तार के तौर पे लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और वो स्पेशल फूड का कल्चर जो है, जो फूड फेस्टिवल टाइप चीज़ है, एक्टिविटी है, उसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा गर्मियों के रोज़े हैं तो उस हिसाब से हमें देखा जाए कि कुछ फालतू पानी की जिस समय ज़रूरत होगी, क्योंकि अफ्तार और सहर के दरमियान 8 से 10 गिलास फालतू लिक्विड किसी भी फॉर्म में, चाहे पानी हो, चाहे आप लस्सी पी लें, होममेड कोई भी शरबत पी लें अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो वो एक बॉडी रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उसके साथ हम जो ज़ुबान के चस्के के लिए शामिल करते हैं चीज़ें, उसकी अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हाइजीनिकली तैयार हैं और उनके हिसाब से पेट पे स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन अगर इस पे सोने पे सुहागा गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा और अनहाइजीनिक तरीके से बनाई हुई खुराक शामिल कर लें, ख़ास तौर पे स्ट्रीट फूड शामिल कर लें, तो फिर इन्फेक्शंस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बाज़ारी चीज़ों से बचें ताकि इन्फेक्शंस ना हो, हाइजीनिक फूड लें, सादा ग़िज़ा लें, अफ्तार और सहर को सादा बनाएं, और खाने और रात के खाने का जो मामूल 11 महीने है, अगर उसको थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ शामिल रखें अपने रमज़ान में, तो हम इन चीज़ों से, पेट के अमराज से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने वालों का मैदा ज़्यादा ख़राब होता है, और अगर आप ऑयल फ्री, कम ऑयल में और मुनासिब नमक मिर्च वाला खाना खा रहे हैं तो आप ज़्यादा देर तक डेफिनेटली देखिए, हर बंदे का ना ट्रिगर डिफरेंट है स्पाइसेस के हिसाब से। कुछ लोगों का तो ये नॉन ट्रिगर होता है कि फ़लाँ रेड चिली खाई है उसके साथ ये होना। कुछ लोगों का फ्राइड फूड के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि याद रहे कि हमारे यहाँ ओवरलैपिंग कंडीशंस भी तो है ना। अभी खाली एक सेहत तंदुरुस्त बंदे के अलावा कुछ ऐसे बीमार लोग भी हैं जो मैदे के, गॉल ब्लैडर के, हेपेटाइटिस के, सीने की जलन के, मोटापे के अमराज की वजह से थोड़ी बहुत तज़ाबियत का पहले से शिकार है। तो ये जो लोग हैं, इनमें ट्रिगर्स जो हैं वो आम तौर पे इसी तरह की चीज़ें होती हैं जिनका आपने जिक्र किया, फ्राइड स्टफ़, डीप फ्राइड स्टफ़ ख़ास तौर पे, और स्पाइसी फूड, और इसके साथ बहुत ज़्यादा मशरूबात से जो हम पेट भर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो खराबी का बायस है। सही। अच्छा जी, अब ये बता दीजिएगा जो ऑलरेडी मैदे के मरीज़ हैं, उनके लिए इलाज के हवाले से क्या गाइडलाइन है, क्योंकि हम मेडिसिन लेते रहते हैं और साथ अपना खाना पीना वैसे रखते हैं, वो फिर अल्सर की तरफ, और फिर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला। जी, इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो ये कि जो अगर कोई पहले से मेडिसिन ले रहा है, अगर कोई अल्सर की मेडिसिन, सीने की जलन की मेडिसिन, या किसी IBS की कंडीशन की, या किसी और पेट की कंडीशन की दवाई पहले से 11 महीने से मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे है, उसे चाहिए रमज़ान आने से पहले अपने मौलिक से मशवरा करके उसकी थोड़ी सी ज़रूरी एडजस्टमेंट्स करा लें। वो टाइमिंग के हिसाब से एडजस्टमेंट होगी, वो उसके नए आने वाले स्ट्रेस को मद्देनज़र रख के दवाइयों की एडजस्टमेंट होगी कि वो, ताकि बीमार होने से पहले वो इससे बच सके। अब दूसरी चीज़ ये है कि खुद से क्या कर सकते हैं। खुद से ये कर सकते हैं जी कि एक तो अपनी दवाई रमज़ान में छोड़ने का एडवेंचर ना करें। अगर वो दवाई ले रहा है, सुबह शाम पे कन्वर्ट कर रहे, खुद कर सकता है। अगर उसको बहुत सालों से है तो कुछ लोग सीख भी जाते हैं अपनी मैदे की दवाई को सुबह दोपहर शाम की बजाय सुबह शाम पे कन्वर्ट करना, क्योंकि दो मील्स हो रहे होते हैं तो दो टाइम पे। तो दूसरी चीज़ ये है कि अपने मौले से मशवरा करके अपनी दवाई की एडजस्टमेंट करवाए। दूसरी ये है कि अपने रहन सहन को 11 महीने के तौर पे ही ले। वो बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि अगर वो उस पैटर्न को फॉलो करेगा जो उसका लाइफस्टाइल है, तो उसको बीमार होने के चांसेस कम होंगे उसके। सही। अच्छा, मुझे अब ये बता दीजिएगा, पानी का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा हमेशा फोकस करते हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और बहुत उसको प्रॉपर मकदार में, साफ़ पानी ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल नलकों में तो साफ़ पानी है ही नहीं। तो नुकसानात इससे क्या क्या हैं अगर पानी का गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा, स्ट्रीट फूड, अनहाइजीनिकली
और गंदे बर्तनों में खाई हुई खाने से जो मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे गर्मियों में, ख़ास तौर पे गर्मियों में जबकि खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है और स्टोर्ड फूड जो है उसमें टेंडेंसी होती है कि उस पर ख़राबी होने का चांस ज़्यादा हो, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। तो इस मौसम में ख़ास तौर पे गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा से मुंसलिक जो बीमारियां हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, ई है, पीला यरकान जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं, टाइफाइड का जरासीम मुँह के ज़रिए जाता है, कॉलरा या हैज़ा या गैस्ट्रो का जरासीम मुँह के ज़रिए गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा से जाता है। तो ये सारी जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं पेट से रिलेटेड, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, गैस्ट्रो, ये वो चीज़ें हैं जो फूड ओरिएंटेड, कंटेमिनेटेड फूड और पानी ख़ास तौर पे उससे मुंसलिक है। ठीक, तो इसकी आपको एहतियात करनी है। सेकेंडली मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिल चीज़ें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंक्स में अगर हम आ जाएं, चाय बहुत ज़्यादा कुछ लोग गर्म पीते हैं, बहुत गर्म कॉफ़ी का इस्तेमाल। ये जो ठंडा गर्म है, ये मिथ्स हैं कि ये भी आपके स्टमक को डिस्टर्ब करता है? खाने के फ़ौरन बाद जो लोग चाय पीने के आदी हैं या खाने के फ़ौरन साथ ही जो ठंडी चिल ड्रिंक्स लेने के आदी हैं, वो स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं? जी डेफिनेटली। देखिए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो इरिटेंट है, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, चाहे चाय है, चाहे ठंडा पानी है, ये थर्मल इंजरी करते हैं। थर्मल इंजरी से मुराद है कि बहुत गर्म, बहुत ठंडा एक ख़ास हद से ज़्यादा जब हम लेते हैं तो जिस पैसेज से वो गुजरता है उसकी इंटरनल लाइनिंग को इरिटेट करता हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चाय के का इस्तेमाल या कॉफ़ी का इस्तेमाल या इवन ग्रीन टी का इस्तेमाल खाने के फ़ौरन बाद खाने के कुछ अहम अज़ा की एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट डालता है। तो आइडियली ये कोई हेल्दी ट्रेंड नहीं है कि खाने के साथ आपने चाय पीनी है और उसके साथ कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद आप चाय पिएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कॉफ़ी, चाय एक ही फैमिली से हम इनको शुमार करते हैं, थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से चाय का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल खाने के साथ मुंसलिक करना न्यूट्रिशनली इतना अच्छा आइडिया नहीं। मैदे के अल्सर का इलाज क्या है? क्या पाकिस्तान में इसका मुस्तनद इलाज मौजूद है? देखिए, मैदे के अल्सर की 2-3 वजूहत हैं बड़ी। एक तो ये कि हमारे यहाँ पे एक हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक जरासीम है, उसका इंसिडेंस बहुत है। गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा और उसके ज़रिए से मुंह में जाता है, अंदर जाके मैदे में ज़ख्म करता है, सोजिश करता है और बाज़ औक़ात खून की उल्टी और काले पखानों की वजह भी बनता है, अल्सर की वजह बनता है। मैदे को मुतासिर करता है, मैदे के साथ मुंसलिक छोटी आंत को ज़ख्म करता है या अल्सर करता है। एक बड़ी वजह हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, गंदे पानी की वजह से जरासीम। दूसरा बड़ी वजह हमारे यहाँ पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल है। पेन किलर्स हम बहुत रफली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, उसका कंट्रोल नहीं है और मरीज़ को लिखा जाता है डॉक्टर साहब की तरफ से एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने के लिए, और वो सारी उम्र के लिए उसके पास एक रेमेडी आ जाती है जिसको वो मिसयूज़ करता है और एट द एंड ऑफ द डे उसके गुर्दे भी मुतासिर होते हैं और उसके पेट का अल्सर भी बनता है। तो 2 बड़ी वजूहत हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसी दवाइयाँ हैं जो हेलिकोबैक्टर को बड़ी इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेती हैं, जरासीम को ख़त्म कर देती हैं। दूसरे नंबर पे पेन किलर्स के इस्तेमाल को डिस्करेज करने की ज़रूरत है और ऐसी मेडिसिन हैं जो इफ़ेक्टिवली वो जो ज़ख़म बना होता है, अल्सर बना होता है, उसको हील करने में मददगार है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ होम रेमेडी का बहुत एक लोगों में है। अब इस तरह की अगर मैदे की प्रॉब्लम चल रही हो तो लोग कहते हैं ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हकीमों के पास कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं दही का इस्तेमाल कर लें, तुख मलंगा का इस्तेमाल कर लें। मतलब आपके पास सोशल मीडिया पर आपको ढेरों मिल जाती है होम रेमेडी, तो आप कैसे देखते हैं इस प्रैक्टिस को? देखिए, ये जो है ना, इसको हमारा एक दोस्त है जी, वो डॉक्टर साहब हैं, तो वो उनको कहते हैं गूगलोपैथी होगी इनको। गूगलोपैथी का मतलब ये है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। वो सुनी सुनाई बातें हर इंटरनेट पे या गूगल पे आई हुई बात को उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास बेस लाइन नॉलेज हो। तो ये जो सुनी सुनाई बातें हैं और ये जो सीना गज़ट है या सीना बसीना चलने वाले जो मामलात हैं, इनमें बाज़ हार्मफुल भी बहुत है। और हमने ये देखा है कि इसके जिस तरह बहुत सारे लोग जो हैं इन रेमेडीज़ को इंटरनेट से देख के इस्तेमाल करके अपनी तकलीफ़ की ज़्यादती का बायस बिगाड़ लेते हैं उसको ना? जी।
बिल्कुल। सो ये आप अगर करना भी चाह रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहें, दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, साथ साथ करें, सॉरी। और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पेन किलर्स का इस्तेमाल प्लीज़, क्योंकि हर किसी के घर में आजकल बॉक्सेस बने हुए हैं दवाइयों के, नहीं समझ आ रही कि आपको मसला क्या है, बस आपको कहीं पेन हुई और आपने उन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया। बच्चों बड़ों में सब में ये प्रैक्टिस हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आम है। सो किसी भी मसले की सूरत में अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप इलाज करेंगे तो जल्दी जो है वो आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बाकी लाइफस्टाइल, खाना पीना, इसकी मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और सब्जियों के रेट बताने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साजिद ओपन मार्केट में मौजूद हैं। जी साजिद, ओवर टू यू। बिल्कुल है ना, सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सब्जी के सरकारी नरखों में एक वाज़ेह तजाद बरकरार है। ईद की आमद के पेश नज़र एक जो नई चीज़ देखने को मिली है वो ये कि कुछ सब्जियां जो सरकारी नरखों से भी कम कीमत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें सब्जियों की कीमतों पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 65 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में प्याज 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। टमाटर की बात कर लिए, इसकी सरकारी कीमत 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। ओपन मार्केट में टमाटर 50 से 60 रुपये के दरमियान बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत जो है ये 330 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में लहसुन 380 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक, इसकी सरकारी कीमत 650 रुपये फ़ी किलो। ओपन मार्केट में अदरक जो है ये 700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। सब्ज़ मिर्च की सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में 120 रुपये तक बेची जा रही है। आलू की बात कर लीजिए, जो कच्चा छिलका दर्जा अव्वल आलू है इसकी सरकारी कीमत 60 रुपये फ़ी किलो। ओपन मार्केट में जो कच्चा छिलका आलू है ये अव्वल तो मैसर ही नहीं है, अगर कहीं से मिल रहा है तो ये 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जबकि जो आलू दर्जा दोम और दर्जा सोम जो है ये सरकारी नरखनामे के मुताबिक बेचे जा रहे हैं। करेला की बात कर लीजिए, 80 रुपये इसकी सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है, यानी कि सरकारी नरखनामे से भी 20 रुपये कम पर बेचा जा रहा है। अगर बैंगन की बात कर लीजिए, 50 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 40 से 50 रुपये के दरमियान जो है बेचे जा रहे हैं। जबकि अगर मटर की बात कर लीजिए तो इसकी सरकारी कीमत जो है 150 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच साजिद। इसी के साथ ही नाज़रीन, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।